गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। लगभग ये 21 लेक्चर होगा आज का। इससे पहले नॉमेनकल्चर, आइसोमेरिज्म और जनरल जो कंसेप्ट है उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, रिएक्शन मैकेनिज़्म। बच्चों, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे नीट की कर रहे हैं, चाहे जी की कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप ICAR की कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम में, या आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, तो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने वाले हैं तो वहाँ पर सबसे जो की रहता है वो होता है रिएक्शन मैकेनिज़्म के बारे में। सारे ही क्वेश्चन, चाहे आपके रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हो, ठीक है, चाहे आपका रीजनिंग के अलावा अगर कंपेरेटिव क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक के, कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आपको अगर एक्यूरेट चाहिए, वहाँ तक पहुँचना है, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन मैकेनिज़्म कंप्लीट कर लेना है। अगर ये पार्ट आपका अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी डीप है, जितना पढ़े उतना कम है, काफ़ी डीप तक है ये, तो अगर ये पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आप कोई भी क्वेश्चन हो ऑर्गेनिक का, वहाँ पर इजीली उसका आंसर दे सकते हैं। एक चीज़ और है बच्चों, इस पार्ट को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें जैसे पहले मैंने आपको बता दी है वो कंप्लीट होना ज़रूरी है। जैसे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख सकें, है ना। दूसरी चीज़, आप किसी भी कंपाउंड का नाम और नाम से उसका फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें, फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ये सब चीज़ें आपके पास पहले से होनी चाहिए। अगर ये आप प्रिपेयर कर लेते हैं और उसके बाद अगर आप मैकेनिज़्म को पढ़ते हैं तो मैकेनिज़्म आपकी क्लियर होगी, और मैकेनिज़्म जब क्लियर होगी तो आपके सारे ही ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन हैं वो सब इजीली हो जाएंगे, आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। तो स्टार्ट करता हूँ मैं आज सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑर्गेनिक का, जिसको हम बैकबोन कह सकते हैं ऑर्गेनिक की, ठीक है ना, उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। रिएक्शन मैकेनिज़्म यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, और यहाँ पर चूँकि हम कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हैं तो रिएक्शन मैकेनिज़्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करने वाले हैं। तो अभिक्रिया की क्रियाविधि, रिएक्शन मैकेनिज़्म of organic compounds। बच्चों, रिएक्शन मैकेनिज़्म होती क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3Cl प्लस KOH, CH3Cl प्लस CH3OH KCl। मेथिल क्लोराइड ने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन की और मेथिल अल्कोहल और आपका क्या मिला, पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त हुआ। ये एक रिएक्शन हो गए। अब इसके पार्ट्स देखते हैं अपन। जो इधर आप लिखे हैं आपको जनरली पता है, इनको हम क्या कहते हैं, क्रियाकारक, रिएक्टेंट, ओके। और ये आपका प्रोडक्ट, क्रियाकारक और उत्पाद। अब बच्चों, क्रियाकारक यहाँ से दो चीज़ें होगी जनरली रिएक्शन में आपकी, एक और एक ये है, इसको कहा जाता है सबस्ट्रेट, और ये कहलाता है आपका रीएजेंट। सबस्ट्रेट जिसको हम कहेंगे अभिकारक, और ये होगा आपका अभिकर्मक। जब भी कोई रिएक्शन होती है तो जिस पर जो क्रिया करता है, यानी कि जो सरफेस देता है, जिसकी सरफेस पर रिएक्शन होने वाली है, या इन दोनों में से जो ज़्यादा एक्टिव होगा, तो वह आपका क्या कहलाएगा, सबस्ट्रेट कहलाएगा। और दूसरा क्या होगा, उसका रिएजेंट होगा। तो रिएजेंट और सबस्ट्रेट के बीच में रिएक्शन होती है, दोनों मिलकर रिएक्टेंट कहलाते हैं, और रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाते हैं आपके प्रोडक्ट में। पर जब बच्चों अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जो कि इसके इंटरमीडिएट प्रोसेस होते हैं, मध्यवर्ती। मध्यवर्ती प्रोसेस के अंदर कई सारी मध्यवर्ती स्पीसीज तैयार होती है,
प्रजातियां बनती है और रिएक्शन में जो उत्पाद बनता है वो इसी पर डिपेंड करता है आपकी इंटरमीडिएट स्पीशीज कौन सी है, उनकी नेचर क्या है और उनकी स्टेबिलिटी क्या है। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उनके अंदर सबसे पहले जो बॉन्ड होता है उसका टूटना होता है, बॉन्ड फिशन होता है। यहाँ पर भी बंध टूटेगा, ये भी बंध जो आपका है ये भी टूट जाएगा। बंध टूटता है तो वहाँ पर आपकी मध्यवर्ती प्रजातियाँ स्पीसीज, जैसे कि यहाँ पर ये बनी है, यहाँ पर ये बनी है। और फिर इन प्रजातियों की स्टेबिलिटी, इनका बनना किस पर डिपेंड हुआ, तो पहली चीज़ कि ये टूटता है बंध तो किस पर आपका मेन फोकस होगा, तो इन बॉन्ड की नेचर होगी। और बॉन्ड आपके दो नेचर के होते हैं, पोलर होता है और नॉन पोलर होता है, जो आपने रासायनिक बंधों में पढ़ा है। ध्रुवीय हो सकता है और अध्रुवीय बंध हो सकता है। जब ध्रुवीय बंध का टूटना होता है तो ये हेटेरोलाइटिक फिशन होता है, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, विस्मांस विखंडन। बंधी इलेक्ट्रॉन दोनों में से किसी एक के पास, और किस एक के पास, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट होगा। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और वह इलेक्ट्रॉन लेके जाता है तो उस पर माइनस चार्ज आता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर न्यून हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर इसको तोड़ा है, क्लोरीन कार्बन की तुलना में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब ये बंध टूटेगा तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, क्लोरीन के पास। अब इन स्पीसीज़ की स्टेबिलिटी क्या होती है, तो अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम पढ़ने वाले हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है 2.1 के आसपास होगी, लेकिन इस हाइड्रोजन की जगह पर कार्बन की जो वैलेंसी है, बाकी यहाँ पर जो ग्रुप जुड़ने वाले हैं ये ग्रुप इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और उसी आधार पर ये बॉन्ड का टूटना होता है। ठीक। और फिर प्रोडक्ट बन जाता है। इसका मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म में हुआ क्या, हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा है बंध का टूटना, बंधों का, नए बंधों का बनना, मध्यवर्ती प्रजातियों की स्टेबिलिटी को जानना, उनकी आइडेंटिफिकेशन करना, उनकी रिएक्टिविटी को समझना, और इसके अलावा उनका निर्माण किससे हो रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर या इलेक्ट्रॉनों के ट्रांजिशन पर। तो एक रिएक्शन मैकेनिज्म में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं बंध का विखंडन यानी कि बॉन्ड फिजन, फिर पढ़ते हैं हम मध्यवर्ती प्रजातियों के बारे में, इंटरमीडिएट स्पीसीज़ के बारे में, मध्यवर्ती प्रजातियों की स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट को यानी कि इलेक्ट्रॉनों के संचलन को पढ़ा जाता है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म को हम डिफाइन कर सकते हैं किस तरीके से, किसी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि में क्रियाकारक व उत्पादों के बंध निर्माण व बंध के विखंडन को तथा निर्मित मध्यवर्ती प्रजातियों को, उनके स्थायित्व को तथा इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट को या इलेक्ट्रॉनों के संचलन का संपूर्ण अध्ययन करना क्या कहलाता है, आपका रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। अब इस मैकेनिज्म के लिए आपके पास जो मैंने बताया कि रिएक्शन इस तरह से कंप्लीट हो गई, लेकिन मेरे पास कौन कौन सी जानकारियाँ पहले से थी कि मेरे को पता है कि कार्बन की तुलना में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तभी मैंने बंध को तोड़ा है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, आईपी के बारे में जो आप पीरियोडिक टेबल पीरियोडिसिटी में पढ़ते हो तो वो आपको होना चाहिए, और ऑर्गेनिक में इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर एलिमेंट फिक्स होते हैं, हेलोजन होते हैं, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, तो सभी लगभग कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव से कम कौन है कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मेटल्स जो होती है वो आपकी क्या होती है, इससे लेस होती है, क्योंकि ये सब मेटल में आता है। ओके, तो हमें पहली जानकारी इसकी चाहिए थी। इसके अलावा रिएक्शन में मैंने कहा था कि मेथिल क्लोराइड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो हमें कम से कम मेथिल क्लोराइड का आपको सूत्र तो पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमें जानकारी चाहिए थी किसकी, नोमेनकल्चर की और स्ट्रक्चरल फार्मूलों की, जो हमने पढ़ लिया है, IUPAC में पढ़ा है, रूड में पढ़ा है। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपको जनरली जो नेम होते हैं वो रूड पैटर्न में दिए जाते हैं, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तब आपको आइसोप्रोपिल ये वगैरह सब चीज़ें आपको पढ़ा दी मैंने, आपको जानकारी होनी चाहिए और आपने कर भी ली होगी।
ठीक है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं रिएजेंट के बारे में। तो रिएजेंट के बारे में आप पढ़ेंगे, दो प्रकार के रिएजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं और नाभिक्स नहीं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो रिएजेंट की नेचर का हमें पता होना चाहिए, रिएक्टेंट की नेचर का हमें इस आधार पर पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो इंटरमीडिएट बनते हैं, इन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को पढ़ना होगा, और ये स्टेबिलिटी डिपेंड करती है इनसे जुड़ने वाले कार्बन का एक बॉन्ड टूटा है तो 3 वैलेंसी बाकी है, 3 वैलेंसी किन ग्रुप से जुड़ी हुई है, उन ग्रुप का इस पर क्या इफेक्ट होता है, उस इफेक्ट को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इसको सीखेंगे ताकि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी का हमें पता चल जाए। और कई सारे क्वेश्चन जो आपके हैं, सारे ही रीजनिंग क्वेश्चन ऑर्गेनिक के मान के चलें, वो इन इंटरमीडिएट की स्पीसीज की स्टेबिलिटी पर होते हैं, इसी आधार पर आपकी रिएक्शनें होती है। इसके अलावा एसिडिक बेसिक नेचर के क्वेश्चन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पर होते हैं, ठीक है ना। और रिएक्शन के टाइप्स जो हैं वो इन्हीं इंटरमीडिएट के आधार पर डिवाइड किए गए हैं। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो जनरली 4 टाइप की होती है, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन, वो सारी ही इसी पर बेस है। तो मैंने केवल आपको ये बताया है कि इंट्रोडक्शन में कि आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म होती क्या है। तो 2 कंपाउंड जो लिए जाते हैं उनका टूटना, उसके साथ नए बंधों का बनना, पर टूट के बनने के बीच में इंटरमीडिएट का बनना, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी उससे जुड़ने वाले ग्रुप पर डिपेंड करती है, तो उन ग्रुप की इफेक्ट को पढ़ना, ये सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है, तब आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, ठीक है। तो हम एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपको क्या जानकारी चाहिए थी वो आप ध्यान रखें। हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पता है एलिमेंट्स की, ठीक है। इसके अलावा नोमेनकल्चर के बारे में कंप्लीट पता है, उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के बारे में पता है। इसके अलावा उसकी स्टीरियो के अंदर जो हाइब्रिडेशन होते हैं उनके बारे में, क्योंकि कार्बन का हाइब्रिडेशन बड़ा सिंपल सा होता है। आपको पता है कि जब कोई भी पाई बॉन्ड ना हो तो sp3, सिंगल पाई बॉन्ड अगर होता है तो sp2, और अगर डबल पाई बॉन्ड है वहाँ पर तो वह sp हाइब्रिड होगा, और वहीं से टेट्राहेड्रल है ना। इसके अलावा आपकी त्रिकोणीय जो जिसको त्रिभुजी ज्यामिति कहते हैं हम sp2 में, और लीनियर ज्यामिति होती है आपकी sp में। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी है। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्या, इंटरमीडिएट स्पीसीज़ के बारे में, मैकेनिज्म में, इनकी स्टेबिलिटी के बारे में, और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और रिएजेंट के टाइप्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, तो मैं इसको थोड़ा सा फेयर कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि हमारा रूट क्या रहने वाला है। सबसे पहले डेफिनेशन, परिभाषा। डेफिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म की हम यूँ कहेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों से उत्पाद निर्माण के मध्य बंध विखंडन, इलेक्ट्रॉन संचलन, तथा मध्यवर्ती प्रजातियों एवं अभिक्रिया वेग का संपूर्ण अध्ययन अभिक्रिया की क्रियाविधि कहलाती है। ओके, इन फैक्टर्स को आपको पढ़ना होगा, और इसकी स्टडी जब की जाती है तो वही आपकी क्या कहलाती है, रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाती है। यानी कि किसी रिएक्शन में बॉन्ड फ्यूजन, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन,
इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट, इसके अलावा आपकी इंटरमीडिएट स्पीसीज एंड रेट ऑफ रिएक्शन का स्टडी करना ही क्या कहलाता है, आपका रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर लिया है CH3 CH2 Cl प्लस NaOH CH3 CH2OH प्लस NaCl। एक सिंपल सी अभिक्रिया ली है। ये आपका क्या है, सबस्ट्रेक्ट है, क्रियाकारक, ये आपका क्या है, रिएजेंट है, और दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, रिएक्टेंट कहलाएंगे, और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट हैं। और इसमें आपकी ये क्या मिलेगी, आपको इंटरमीडिएट स्पीसीज होगी। ये आपकी क्या है, इंटरमीडिएट स्पीसीज। मध्यवर्ती प्रजातियाँ, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम शामिल करते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब स्टूडेंट जो मैंने आपको मैकेनिज्म में बताया था उनको मैंने इस तरह से क्लासिफाई किया है। इसके अंतर्गत अपने को इन पॉइंट्स को हमें एक्सप्लेन करना है या अच्छी तरह समझना है। मैकेनिज्म को हम लगभग 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला हम सीखेंगे बॉन्ड फिजन के बारे में, यानी कि बंध विखंडन के बारे में। कोई बंध जब टूटता है तो किस तरह से टूटेगा उसको समझना। तो बंध विखंडन के लिए यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी कोई फैक्टर ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 तरीके से बंध विखंडन होगा, समांश होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक यानी विस्मांश, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट, है ना। सब्स्टिट्यूट यानी कि जब जैसे कार्बनिक यौगिक है तो कार्बन का कोई बंध टूटता है तो अदर जो उसकी वैलेंसी है, जैसे मैंने बताया ना कार्बन का, जैसे आप इस बंध को तोड़ रहे हो तो इन वैलेंसी पर कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, इन ग्रुप का इस पर क्या इफेक्ट होने वाला है। तो सब्स्टिट्यूट का इफेक्ट ही इस बॉन्ड फिजन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा और उसी के अनुसार इस बंध का टूटना होगा या इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होगी। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट पड़ेंगे, फिर आपका अनुनादी या मेसोमेरी इफेक्ट आएगा, फिर अतिसंयुग्मन, हाइपरकंजुगेशन और इलेक्ट्रोमेरी, 4 तरह के इफेक्ट हम पढ़ने वाले हैं। और बच्चों ऑर्गेनिक के द्वारा जो पूछे जाने वाले जितने भी आपके रीजनिंग क्वेश्चन जो है, चाहे वो आपके कंपेरेटिव हो, कंपेयर करने वाले क्वेश्चन हो, चाहे कोई भी रीजनिंग क्वेश्चन जो होता है, वो सारे ही आपके यहाँ से सोल्व होने वाले हैं, जिसको हम डीप में पढ़ने वाले हैं। फिर आपकी इंटरमीडिएट स्पीसीज, जनरली जब बंध टूटता है तो वहाँ पर मध्यवर्ती कई सारी प्रजातियाँ उत्पन्न होती है, जैसे कार्बोनियम आयन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल और कार्बिन, और एक नेट्रिनो जो नाइट्रोजन की मध्यवर्ती स्पीसीज है। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और फिर लास्ट पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जो कि जनरली 4 प्रकार की आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है। उन रिएक्शन को डिटेल ये कितने प्रकार की होती है और इनकी मैकेनिज्म क्या क्या होने वाली है, ठीक है ना। तो अगर आपकी ये 4 पॉइंट जो मैंने बताया ये आप पूरी तरह से क्लियर करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो सबसे पहले आप मैकेनिज्म का जो सिलेबस मैंने यहाँ लिखा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम बंध विखंडन के बारे में, ठीक है। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म का पहला बिंदु क्या है आपका, बॉन्ड फिजन के बारे में, कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया चालू होती है तो सबसे पहले रिएक्टेंट के जो पहले के बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं, टूटने के बाद इंटरमीडिएट बनते हैं और फिर आपका रिएजेंट उस पर अटैक करता है और प्रोडक्ट बना लेता है। तो बंध विखंडन जनरली कंपाउंड पर डिपेंड करता है कि कंपाउंड में बॉन्ड किस तरह का है। अगर वह पोलर बॉन्ड है तो उसका टूटना आपका अलग तरीके से होगा, और नॉन पोलर बॉन्ड है तो उसका टूटना अलग तरीके से होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सिंपल सा, CH3Cl है और ये आपका KOH है, इस अभिक्रिया के बारे में। दूसरा मैं ले रहा हूँ CH3 है और CH3 है और यहाँ पर रिएक्शन Cl2 के साथ है, ओके। अब दोनों में आप नेचर देखें, यहाँ पर इस बॉन्ड की नेचर जो कि कार्बन का क्लोरीन के साथ है, ठीक है ना। ये कंपाउंड आपका इस तरीके से है और ये K और ये O और ये H। तो यहाँ पर जो बंध का टूटना होगा तो यहाँ पर हम बॉन्ड देखते हैं तो कार्बन की कंपेयर में
क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है कि एक बॉन्ड के साथ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके मिड में ना होकर क्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होंगे, क्योंकि ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक, और ये फिर बंद टूटेगा तो इधर हो जाएगा आपका CH3, चूँकि इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए तो प्लस है, और क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे तो ये क्या हो गया आपका माइनस है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर पोटेशियम और यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन दोनों में से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो पोटेशियम की IP का मान कम होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करेगा, तो K पहले डोनेट करके प्लस में बदल जाएगा और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और ये स्पीसीज, ये इंटरमीडिएट स्पीसीज हुई। ठीक, अब ये इस पर प्लस चार्ज है और रिएजेंट के इसके OH पर माइनस चार्ज है, और इस पर प्लस और इस पर माइनस है, तो अब आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा, CH3OH, और ये मिलेगा आपको KCl। तो यहाँ पर बंध का टूटना किस तरह से हुआ, तो बंध की जो बंधी इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग पेयर जो है, वो किसी एक के पास चले गए, और किसी एक के पास किसके पास जाएंगे, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये आपका विषम स्थिति पर बॉन्ड का टूटना हो रहा है, जो किसी शेयर जो किया इन्होंने, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बराबर शेयर न होकर किसी एक के पास चले जाए। तो जब भी कोई बंध टूटे और बंधी इलेक्ट्रॉन किसी एक अधिक विद्युत ऋणी के पास चले जाते हैं, तो इस तरह के बंध टूटने को हम क्या कहते हैं, हेट्रोलाइटिक। ठीक, अब यहाँ पर देखें, ये कार्बन है, इसके शेष वैलेंसी जो है हाइड्रोजन से कंप्लीट हो रही है, इस बंध के टूटने की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरफ आपका पावर यानी कि जो फोर्स लग रहा है बराबर है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब टूटेंगे तो यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ही, तो यहाँ पर आपको जो इंटरमीडिएट बनने वाले हैं वो CH3 है, और ये भी आपका CH3 है। इसी तरह से यहाँ क्लोरीन है, तो क्लोरीन का बॉन्ड भी क्या है, नॉन पोलर है, तो क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, ये कहलाता है आपके फ्री रेडिकल। यहाँ पर चार्ज आया है और ये आपका क्या है, फ्री रेडिकल। तो जब हेट्रोलाइटिक फिशन होता है तो बॉन्ड आपका कौन सा होना चाहिए, पोलर बॉन्ड होना चाहिए। इसके रिजल्ट में क्या होगा, तो आपको चार्जिंग पार्टिकल मिलेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है, जबकि यहाँ पर आपका कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस तो होंगे पर कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर। अब आप इस चीज़ को यहाँ देखें, जैसे कि ये आपका मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये कार्बन है, ये 3 हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, मेथिल क्लोराइड हो गया। सेकेंड एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ये आपका जैसे KOH है, ये पोटेशियम है और ये OH ग्रुप है। ओके, तो सबसे पहले ये विद्युत ऋणी है, तो विद्युत ऋणी या इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण जब बंध टूटेगा तो बंधी इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे। अब ये आपका बन गया एक, इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज CH3, और इस पर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसी तरह से KOH में पोटेशियम का साइज बड़ा है, ये OH ग्रुप को मैंने अलग किया है, तो इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये फिक्स है, इसका दूसरा ले लेते हैं अपन, बड़ा साइज का ये हो जाएगा ये, तो यहाँ से अब ये लेके चला गया, तो इस पर आ गया प्लस चार्ज, इस पर आ गया माइनस चार्ज। अब इस पर प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो मैंने इसको जोड़ दिया, तो ये बन गया आपका रिजल्ट KCl, और यहाँ पर CH3 प्लस है और OH पर क्या है, माइनस है, तो ये आपका रिजल्ट तैयार हो गया। ओके, यानी कि बंध यहाँ पर किस तरह से उठा, हेट्रोलाइटिक की तरह से। अब दूसरा केस जो है, जैसे कि ये CH3 और CH3 ये है एथेन, यहाँ से ये बंध टूटेगा तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा आपका, बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। एक्सक्यूज मी, ये लो, ये बंद था, ये टूटा और एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास चले गए, फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इसके पास है, कोई चार्ज नहीं आएगा इसका। और इसी तरह से आपका क्लोरीन है, तो ये भी इसी तरह से क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा और एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास ये चला जाएगा, ये क्लोरीन बराबर एक एक इलेक्ट्रॉन, और ये आपका ये है। ओके, और अब ये क्लोरीन कहाँ जुड़ जाएगा, इस वैलेंसी के यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये बन गया आपका CH3Cl, और दूसरे वाला भी क्या करेगा, इसी तरीके से इससे जुड़ जाएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा आपका CH3Cl, ये रिजल्ट आएगा। तो एक जगह पर होमोलाइटिक था और दूसरी जगह पर क्या था, हेट्रोलाइटिक था।
तो यहाँ पर अब आपके दो प्रकार के बॉन्ड फ्यूजन होंगे। मिटा दो इनको, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ध्यान रह जाता है। तो दो तरह के आप बॉन्ड फ्यूजन देखेंगे। अब थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कौन कौन से कंपाउंड में किस तरह से बंध टूटता है। तो पहला आपका है हेटेरोलाइटिक और फिर दूसरा है आपका होमोलाइटिक। समांश विखंडन और विषमांश विखंडन। इसमें बॉन्डिंग पेयर, बॉन्ड पेयर किसी एक बंधी तत्व की ओर चला जाता है और वो कौन होगा? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और यहाँ पर बॉन्ड पेयर समान रूप से बंधी तत्वों के मध्य विभाजित हो जाता है। एग्जाम्पल ध्यान रखें आप, CH3Cl और ये आपका बॉन्डिंग पेयर जो है वो किसके पास चला गया? प्लस, और इधर आपका माइनस चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पर एग्जाम्पल ध्यान रखें, CH3 ये आपका बॉन्डिंग पेयर है, ये आपका क्लोरीन है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? CH3 प्लस CH3 इस तरह से टूटेगा। ठीक है बच्चों। सेकंड चीज, आयनिक स्पीसीज प्राप्त होती है, स्पीसीज प्राप्त होती है, यानी कि या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, यानी कि प्लस माइनस दोनों आएगा। जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर माइनस आएगा। और कार्बन के केस में कार्बन पर प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। जब कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हो तो क्या आ जाएगा? प्लस। और जब आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जैसे कि ये, तो यहाँ पर भी आपका CH3 हेटेरोलाइटिक होगा, लेकिन पेयर किसके पास रहेगा? क्योंकि मेटल्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन से कम होती है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी आया जा सकता है जब आपका हेटेरोलाइटिक फ्यूजन होगा तो। ठीक है। इसके अलावा ये कब होता है? जब पोलर बॉन्ड हो तो। और इसका अपोजिट हो जाएगा, न्यूट्रल स्पीसीज प्राप्त होगी, न्यूट्रल स्पीसीज प्राप्त होगी, जिसको हम क्या कहते हैं? जनरली फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक। और बॉन्ड कौन सा होगा आपका? नॉन पोलर होगा। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन। आपका सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है और डबल बॉन्ड भी हो सकता है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल लें, ये है आपका CHH, C डबल बॉन्ड O। ये जब ब्रेक होगा तो आपको पता है बच्चों कि सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है तो बंध एक ही टूटेगा, लेकिन जो पाई बॉन्ड टूटेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? ऑक्सीजन के पास। और यहाँ क्या जाएगा आपका? प्लस और माइनस इस तरह से टूटेगा। तो ये भी जो बॉन्ड टूटा आपका पाई बॉन्ड, वो कौन सा है आपका? पोलर बॉन्ड था। और पोलर बॉन्ड के कारण यहाँ पर क्या होगा? आपको चार्जिंग स्पीसीज प्राप्त होगी। ओके। तो और इसी तरह से यहाँ पर नॉन पोलर में भी आपका यही हो सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर भी सिग्मा मजबूत बंध है तो रह जाएगा, लेकिन पाई बॉन्ड जो है आपका वो वीक होता है, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? शेयर कर लेगा। तो ये भी आपका क्या है? होमोलाइटिक फ्यूजन होगा। तो कुल मिला के जब पोलर बॉन्ड हो और नॉन पोलर बॉन्ड हो तो आपको ध्यान रखना है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से होगा। ठीक। अब ये बंध का टूटना कितना कम एनर्जी पर कितना जल्दी हो जाता है, ये डिपेंड करता है जुड़ने वाले तत्व की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, और जिस जगह से टूट रहा है, जैसे यहाँ से है तो इन ग्रुप की नेचर पर। तो वो हम जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होंगे वहाँ इसको डीपली पढ़ने वाले हैं कि बॉन्ड किस तरह से आपका आसानी से टूटेगा या नहीं टूटेगा। ओके। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
अब आप कुछ एग्जाम्पल और देखें, जैसे कि सोडियम मेथॉक्साइड है ये, तो यहाँ पर आपका Na बॉन्ड तोड़ा है मैंने, तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन के पास विद्युत ऋण है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पर आपका कीटोन में डबल बॉन्ड है C और O के बीच में, पाई बॉन्ड वीक होता है तो इस तरह से टूट जाएगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। इसी तरह से आपके RMGX जो होते हैं, जिनको ग्रीनियर एजेंट कहा जाता है, कार्ब धात्विक यौगिक, तो यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर धातु है, तो मेटल की जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इस पर माइनस और इस पर यहाँ पर प्लस आ जाता है। तो यहाँ पर कार्बन पर प्लस चार्ज आ रहा है, यहाँ पर कार्बन पर कौन सा चार्ज आ रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है। इसी तरह से एल्कोहल का उदाहरण लिखा मैंने, यहाँ पर आपका क्लोरीन का होमोलाइटिक फ्यूजन हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। मेथेन का लाइट की प्रेजेंस में करवाया जाता है, तो ये आपका इस तरह से एक शेयर करेगा। इसी तरह से मेथिलिडीन क्लोराइड में 2 क्लोरीन एक साथ है, नॉन पोलर होता है लाइट की प्रेजेंस में, ये इस तरह से, तो ये फ्री रेडिकल मिलेगा। जनरली इसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं, ये कार्बिन फ्री रेडिकल होता है, जो आगे पढ़ने वाले हैं हम। अब एक चीज़ मैंने ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर आपका रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों ही आपके क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। इसके अलावा दोनों में से कोई एक भी पोलर है तो आपका हेटेरोलाइटिक फ्यूजन होगा। जैसे कि अगर आप एक तरफ CH4 कर देते हैं और इधर आप HCl लिख रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए केवल, तो ये नॉन पोलर है पर ये पोलर है। लेकिन आपने पढ़ा है कि अगर आपका ध्रुवीय कंपोनेंट आ जाता है पोलर, तो इसके अंदर भी पोलरिटी लेता है, जिसके कारण कि आपका हेटेरोलाइटिक होगा। होमोलाइटिक के लिए ध्यान रखें, रिएक्टेंट भी आपका क्या होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए, और रिएजेंट भी क्या होना चाहिए, नॉन पोलर। और इसके अलावा जो आपका इन्वायरमेंट है वो आपका पूरा क्या होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए, यानी कि मीडियम आपका क्या चाहिए यहाँ पर, नॉन पोलर। और इसके लिए क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस हो सकती है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस हो सकती है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, ये सब नॉन पोलर मीडियम है, ठीक है। टेम्परेचर तापीय अपघटन जिसको कहा जाता है, तो ये नॉन पोलर के साथ रिएक्शन होने पर ही होमोलाइटिक, अगर इसमें कहीं पर भी पोलरिटी प्रेजेंस है, चाहे मीडियम में भी, तो फिर आपका होमोलाइटिक फ्यूजन नहीं होता है। ये चीज़ क्लियर ध्यान रखें। और इनकी आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि आपको रिएक्शन के इस जगह पर आपको कोई न कोई नॉन पोलर मीडियम होगा। क्लियर है? तो ये आपके 2 तरह के बंद विखंडन मैंने आज बताए हैं आपको। अब हम पढ़ेंगे इनके द्वारा टूटने पर जो आपकी स्पीसीज प्राप्त होती है कार्बन की, जैसे ये प्राप्त हुआ है आपका, जैसे ये कार्बन की स्पीसीज प्राप्त हो रही है, ये कार्बन की स्पीसीज हो रही है, ये कार्बन की स्पीसीज जो इंटरमीडिएट स्पीसीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा और इसका डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके बच्चों, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।